नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है, जहां कांग्रेस का विशाल श्रमिक सम्मेलन आज होने वाला है। मिशन 2027 कांग्रेस श्रमिकों को साधने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस प्रदेश श्रम कांग्रेस की ओर से सम्मेलन किया जा रहा है। मिशन 2027 चुनाव को देखते हुए ये सम्मेलन किया जा रहा है। श्रमिकों को साधने का प्रयास कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। प्रदेश श्रम कांग्रेस की ओर से सम्मेलन होने वाला है। श्रम कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रतिभाग करने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है, जहां कांग्रेस का विशाल श्रमिक सम्मेलन आज होने वाला है। श्रमिकों को साधने की तैयारी चल रही है। मिशन 2027 चुनाव में कांग्रेस जुट गई है। 2027 में प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर पार्टी ने तैयारियां अभी से तेज कर दी हैं। श्रमिकों को साधने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, कांग्रेस पार्टी में श्रमिकों को साधने की कोशिश चल रही है। 2027 के मिशन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कांग्रेस का विशाल श्रमिक सम्मेलन आज होने वाला है, जो 2027 मिशन के तौर पर देखा जा रहा है। तैयारियां चल रही हैं। श्रमिकों को साधने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। 2027 चुनाव के लिए पार्टी जुट गई है। प्रदेश श्रम कांग्रेस की ओर से यह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रम कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता प्रतिभाग करने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां कांग्रेस का विशाल श्रमिक सम्मेलन आज होने वाला है, जिसमें मिशन 2027 को साधने की कोशिश की जा रही है। श्रमिकों को साधने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां कांग्रेस का श्रमिक सम्मेलन होने वाला है। श्रमों को साधने की कोशिश चल रही है। प्रदेश श्रम कांग्रेस की ओर से यह सम्मेलन का आयोजन किया गया है। श्रम कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता प्रतिभाग करने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, कांग्रेस का विशाल श्रमिक सम्मेलन आज होने वाला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, कांग्रेस ने अभी से 2027 की तैयारियां शुरू कर दी है और अब श्रमिक सम्मेलन होने वाला है आज। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल प्रिया, जिस तरह देखा जाए कि 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे में कांग्रेस जो है सत्ता को वापस पाने के लिए लगातार जो है लोगों से संवाद करती हुई नजर आ रही है। उसी के तहत विशाल श्रमिक सम्मेलन आज कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में जो श्रम विभाग के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को रखा है और तमाम जो नेतागण हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसी के साथ साथ बड़ी तादाद में जो है श्रमिक जो है इस कार्यक्रम में जुटेंगे, जिनको जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस साधने का प्रयास करेगी। कांग्रेस चाहती है कि किसी तरीके 2027 के विधानसभा चुनाव में जो है सत्ता में वापस लौटा जाए। देखिए, सत्ता से कई 7 से 8 साल हो गए हैं। कांग्रेस जो है वो बहुत दूर है और ऐसे में कहीं ना कहीं चाहती है कि वापसी किसी तरह से जो है की जाए और ऐसे में इसे वापसी के लिए जो है तरह तरह के प्रयास जो है कांग्रेस पिछले चुनाव में भी करती नजर आई और अब फिर 2027 के चुनाव में जो है वो जुट चुकी है और इसी के तहत श्रमिक सम्मेलन जो है वो किया गया है और ऐसे में वहाँ पर जो है तमाम जो नेता जुटेंगे वो उनको श्रमिकों को साधने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं जो सरकार की नीतियां हैं उन पर जो है कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए भी नजर आएंगे। तो देखिए, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए, कांग्रेस तमाम तरह के जो कार्यक्रम है उनको चलाती हुई नजर आ रही है। अभी फिलहाल 3 कार्यक्रमों पर भी काम हो रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रोल की बात हो, चाहे उसको लेकर के लगातार लोगों से मिलने का बात हो, वोटों में जिस तरह से गड़बड़ी का आरोप जो है कांग्रेस लगाती नजर आ रही है। एक कुटुंब का कांग्रेस का भी कार्यक्रम जो है वो कांग्रेस की ओर से चलाया जा रहा है। उसमें जो पुराने परिवार हैं जो कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, जिनके यहाँ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी लीडर्स हैं वो आते रहे हैं, तो उनके यहाँ भी जाकर के संपर्क किया जाएगा। उनको से भी बातचीत करने का प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं जो है इस कार्यक्रम के मद्देनजर किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर तमाम तरह के कार्यक्रमों की शुरुआत जो है कांग्रेस कर चुकी है और कांग्रेस का सीधा तौर पर मकसद ये है कि किस तरह से 2027 में सत्ता में वापस लौटा जाए। तो इसकी तैयारियां अभी से तेज कर दी गई हैं। महज 2 साल का वक्त है। इस 2 साल के वक्त में कांग्रेस तमाम तरह के कार्यक्रम चलाकर के जनता के बीच जो है संवाद करना चाहती है और चाहती है कि लोग उनसे जुड़े, उनकी नीतियों को समझे, उनके कार्यक्रम को समझे और सरकार की ने जो भी किया है, सरकार ने जिस तरह भी काम किया है, उन पर तमाम तरह के आरोप लगाकर जनता को ये समझाना चाहते हैं कि विकास नहीं हुआ। देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो तमाम नेता हमेशा आरोप लगाते आए हैं कि
भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, विकास की नीतियां नहीं है, पहाड़ नहीं चढ़ पा रहे हैं, पलायन नहीं रुक पा रहा है। तो तमाम तरह के जो आरोप हैं वो हमेशा देखने को मिलते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं वो लगाते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में इस बार भी ये जो विशाल श्रमिक सम्मेलन जो आज होने वाला है, कहीं ना कहीं श्रमिकों के लिए सरकार ने क्या कुछ नहीं किया है, उन चीज़ों पर जो है प्रकाश डालने की कोशिश जो है बड़े नेता करते हुए नजर आएंगे और निश्चित तौर पर उनको साधने का प्रयास किया जाएगा, ताकि अभी से जो श्रमिक आज इस सम्मेलन में शामिल होंगे वो कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा बनकर जो है जनता के बीच भी उनकी नीतियों को पहुंचाने का काम करें। क्योंकि जो श्रमिक होते हैं वो लगातार जो है क्षेत्र में काम करने जाते हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस उनको इस तरह का मंत्र देना चाहती है जो जनता के बीच जब बात होती है तो वो उन चीज़ों को वहाँ पर रख सके, ताकि आने वाले वक्त में जो कांग्रेस मैसेज देना चाहती है या जो कांग्रेस अपना विजन लोगों तक पहुंचाना चाहती है वो ताकि पहुंच सके। तो निश्चित तौर पर इस तरह का कार्यक्रम आज उनकी ओर से रखा गया है और इसका लाभ कितना मिल पाता है ये देखने वाली बात होगी। जी प्रिया। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से आज ये कार्यक्रम रखा गया है, तो ये कार्यक्रम एक दिवसीय है या फिर ये आगे भी चलाया जाएगा? क्योंकि एक दिन में श्रमिकों की समस्याओं का समाधान तो नहीं हो सकता, तो कांग्रेस का क्या कुछ प्लान है और ये कार्यक्रम जिले स्तर पर रखे जाएंगे या किस तरीके से रखे जाएंगे, इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। इसको लेकर के आज ही 11:30 बजे कार्यक्रम रखा गया है। हालांकि एक ही दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर जो कांग्रेस मुख्यालय है उस पर रखा गया है। उसके बाद कांग्रेस आगे इसकी रणनीति बनाकर जिला स्तर या मंडल स्तर पर किस तरह से कार्यक्रम को कराती है देखने वाली बात है। लेकिन आज इस तरह से 11:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, श्रमिक इसमें जुटेंगे, तमाम बड़े नेता इसमें जुटेंगे, श्रमिकों से संवाद किया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी, उनके सवालों के जवाब भी नेता देते आएंगे। तो वहीं कहीं ना कहीं जो है जो बड़े नेता हैं उनको जो है संबोधित करते नजर आएंगे। लेकिन देखना यह है कि आखिरकार संबोधन के दौरान वो किन नीतियों का जिक्र करते हैं, किन बातों का जिक्र जो है कर उनको साधने का प्रयास करते हैं। क्योंकि 2027 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। अगर कांग्रेस अभी से ही इन चीज़ों को लेकर, अपने तमाम विजन को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर अभी से चलती है तो हो सकता है कि 2027 में जनता को साधने का प्रयास करे, जनता उनकी तरफ झुकाव भी रहे। लेकिन जिस तरह से लगातार सत्ता में बैठी सरकार जो है लगातार काम कर रही है और हमेशा कहती है कि हम सरकार जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक चुनौती है कांग्रेस के सामने कि सत्ता में बैठी सरकारें हैं उनसे कैसे जनता को रूबरू कराया जाए और कैसे जो है जनता को साधा जाए और कैसे 27 में लौटा जाए। तो ये बिल्कुल चुनौती है। और ऐसे में जिस तरह से श्रमिकों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया है उसमें कितने तादाद में श्रमिक जुड़ते हैं ये देखने वाली बात है। उसके बाद उनको साधने के लिए किस तरह के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, किस तरह के मूल मंत्र दिए जाते हैं, किस तरह का संवाद वहाँ पर रहता है, तो ये तमाम चीज़ें देखने वाली हैं। उसके बाद ही तय हो पाएगा कि आखिरकार श्रमिक कितने जुट पाए हैं या कितना श्रमिकों को कांग्रेस साथ पाती है। जी बिल्कुल योगेश, देखना होगा कि कांग्रेस के सम्मेलन में क्या कुछ खास रहता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई है, जहां उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार पर देहरादून में हलचल देखने को मिल रही है। हाईकमान की हरी झंडी का इंतजार हो रहा है। बदलती परिस्थितियों में जरूरी है मंत्रिमंडल विस्तार। मुख्यमंत्री धामी ने सोमवार को राज्यपाल से भेंट की है, मुलाकात की है। बीजेपी केंद्र नेतृत्व से अनुमति के बाद भरे जाएंगे रिक्त पद। राज्य से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। सदस्यता से पद मुक्त करने की अधिसूचना हुई है जारी। सचिव राधा रतूड़ी की ओर से जारी की गई है अधिसूचना। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां राजभवन से कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे को मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। सचिव राधा रतूड़ी की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इसी के साथ मंत्रिमंडल विस्तार की हलचल उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। कैबिनेट में विस्तार की भी खबरें देख रही है। हाईकमान की हरी झंडी के बाद बड़ा कदम उठाया जा सकता है। बदलती परिस्थितियों में जरूरी है मंत्रिमंडल विस्तार। बदली परिस्थितियों को देखते हुए मंत्रिमंडल की विस्तार की संभावनाएं नजर आ रही हैं। राज्यपाल से मुख्यमंत्री धामी ने सोमवार को भेंट की है। बीजेपी केंद्र नेतृत्व से अनुमति के बाद विस्तार हो सकता है। इसी के साथ राजभवन से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का इस्तीफा स्वीकार, सदस्यता से पद मुक्त करने की अधिसूचना भी जारी हो गई है। सचिव राधा रतूड़ी की ओर से जारी की गई है अधिसूचना। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में जारी होने वाली सरकारी अधिसूचना, गजट नोटिफिकेशन, उद्घाटन पट्टिकाओं और शिलान्यास शिलाओं में तिथि और वर्ष के साथ साथ विक्रम संवत और हिंदू का उल्लेख सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग को जरूरी आदेश तत्काल जारी करने के निर्देश भी दिए हैं, जिससे भविष्य में जारी होने वाली सभी अधिसूचनाएं, शिलान्यास शिलाओं, उद्घाटन
पट्टिकाओं में इन पारंपरिक समय गणना मानकों का समावेश किया जा सके। राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष ने फ्री सिलाई मशीन वितरण योजना में सुधार का मुद्दा उठाया है, जिसका लाभ ग्रामीण महिलाओं को आसानी से मिले, उसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से अलग प्रावधान करने का अनुरोध किया है। सत्र के दौरान प्रश्नकाल में बोलते हुए उन्होंने महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की समस्या की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने मुद्दे को उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार को फ्री सिलाई मशीन वितरण योजना में महिलाओं को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इस दौरान उत्तराखंड समेत अनेकों राज्यों की परिस्थितियों का जिक्र किया, जहां महिलाओं को श्रमिक रूप में काम करने के लिए घरों से बाहर जाना संभव नहीं होता है तथा महिलाएं रोजगार के लिए काम करने की इच्छुक भी होती हैं। उत्तराखंड पुलिस विभाग से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड पुलिस महकमे में शासन ने कई आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं, जिसमें रिधिम अग्रवाल को पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र नैनीताल को जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं अरुण मोहन जोशी को एसडीआरएफ पुलिस महानिरीक्षक में तैनात किया गया है। वहां योगेंद्र सिंह रावत को पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही जगदीश चंद्र को अपर पुलिस अधीक्षक नैनीताल बनाया गया है। प्रदेश के उच्च शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में विकास खंड पाबो के ब्लॉक सभागार में जनता दरबार आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंत्री ने क्षेत्रीय नागरिकों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि हमारी मुख्य प्राथमिकता यह है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान हो। जनता दरबार में कई विभागों ने स्टॉल लगाए, जिनके माध्यम से लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई। विद्युत विभाग बहुत खुशी की बात यह है कि काफ़ी दिनों से आपने जनता दरबार में लगाया है और सैकड़ों लोग आज इस जनता दरबार में आए थे। खुद भी आप ही थे, देखा होगा लगभग 100 से ज़्यादा फरियादी आते हैं। और बड़ी बात यह है कि सारे अधिकारी भी आज इसमें थे और विकलांग लोगों के सर्टिफिकेट भी यहाँ पे बनाए गए, उनको व्हील चेयर भी दी गई, जिनको जो जो दिक्कत थी वो आपने पूरा किया है। और बाबू पूरे ब्लॉक में एक जो शौचालय छूट रखे हैं उनके हम शौचालय बनाने जा रहे हैं। जितने लोगों के आवास छूट रखे उनके आवास भी बनाए जाएंगे, जिनके उज्ज्वला के कनेक्शन छूट रखे उनके उज्ज्वला के कनेक्शन बनाए जाएंगे। और पाबो में पार्किंग की जो दिक्कत है वो भी हम निस्तारण कर रहे हैं उसका। यहाँ पे जो कूड़ा निस्तारण है वो भी उसका भी निस्तारण किया जा रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि पाबो ब्लॉक की जो सबसे बड़ा काम यह है कि जो बिडोल से पंपिंग योजना धारी देवी चाहती है उसका काम भी अब अंतिम चरण में है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सौगात पाबो के लिए मिलने जा रही है। और यहाँ पे डिग्री कॉलेज में भी हॉस्टल हम बच्चों को दे रहे हैं जो हमारी लड़कियाँ हैं। पॉलिटेक्निक में भी आप यहाँ पे हम 2 कोर्स और लॉन्च कर रहे हैं पॉलिटेक्निक पाबो के लिए। तो जो डिमांड पाबो के लोगों ने मुझसे की वो आज हम पूरी कर रहे हैं। और मुझे आशा विश्वास है कि पाबो हमारा एक अच्छा ब्लॉक बनेगा और इस ब्लॉक को हम टीबी मुक्त ब्लॉक भी बना रहे हैं। 2 गांव हमने यहाँ पे एक मत्स्य गांव बनाया है और एक हम एप्पल गांव के रूप में इसको विकसित कर रहे हैं गांव को। तो दोनों गांव के लिए भी आज काम। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चाओं के बीच वन मंत्री सुबोध उनियाल ने हरिद्वार पहुंचकर शंकराचार्य राजेश्वर श्रम से मुलाकात की। कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम पहुंचकर मंत्री सुबोध उनियाल ने करीब 1.5 घंटे तक आरएसएस से जुड़े बड़े संत और शंकराचार्यों से बातचीत की। वहीं इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए वन मंत्री ने मुलाकात की शिष्टाचार भेंट बताया और कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार के सवाल से मंत्री पीछा छुड़ाते हुए नजर आए।
मेरी अक्सर मुलाकात होती थी। देखिए, उनसे प्रेम है और अक्सर आना जाना होता है, उनसे बातें होती रहती। देखिए, क्योंकि महाराज जी संघ की पृष्ठभूमि से भी हैं और विद्यार्थी परिषद में भी रहे हैं, तो लिहाजा कभी बात होती है, थोड़ा बहुत राजनीतिक बात हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर बातें उनके साथ आध्यात्मिक। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस साल प्रशासन ने यात्रा को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए कई नई व्यवस्थाएं लागू की हैं। वहीं यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए परिवहन विभाग टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ लगातार बैठक कर रहा है। साथ ही एसोसिएशन के अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने बताया कि पिछले कई सालों से हम सभी मुख्यमंत्री से मुलाकात करके ये आग्रह कर रहे थे कि चारधाम यात्रा पर जाने वाली बाहरी गाड़ियों की गाड़ी फिटनेस मात्रा 15 दिनों की दी जाए। इस पर मुख्यमंत्री और चारधाम यात्रा के नोडल अधिकारी ने की इसी तरह की व्यवस्था चारधाम में की जाएगी। हम लोगों के अंदर खुशी है कि हम विगत 3-4 सालों से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी एक्स सीएम साहब जो थे उनसे भी हम लोगों ने, और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उनसे भी हमने रखा था कि बाहर की गाड़ियां, जो अन्य प्रदेशों की गाड़ियां उत्तराखंड को छोड़ के, उन गाड़ियों पे चारधाम की यात्रा के लिए यात्रा फिटनेस मात्र 15 दिन की दी जाए। तो इस बार सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे जो हमारे नोडल अधिकारी श्री सुनील शर्मा जी हैं, उनको इस बैठक बुलाई गई थी विगत हफ्ते में, और उन्होंने ये सकारात्मक लिया है और उन्होंने कहा हमें कि हम इसको 15 दिन के लिए इसको ज़रूर करेंगे और यहाँ पर उत्तराखंड के जो ट्रांसपोर्टर है उनको रोज़गार के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं मुख्यमंत्री जी का कि आप हमारे लोकल लोगों को रोज़गार देने में। रुड़की बीजेपी विधायक और पत्रकारों का विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसमें आज पत्रकारों ने नगर में विधायक के खिलाफ मार्च निकाला और नारेबाजी की और एक ज्ञापन जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को सौंपा। रवैये से नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री से कार्यवाही की मांग की गई है। आपको बता दें कि रुड़की नगर निगम बोर्ड की पहली बैठक में बीजेपी विधायक ने पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की करते हुए बैठक से बाहर कर दिया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर ज्यादा वायरल हुआ था। ये लड़ाई तो जब तक सम्मानपूर्वक सम्मान नहीं होगा जब तक जारी रहेगी। नगर के जनप्रतिनिधियों को इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो नगर के जो मीडिया कर्मी हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ की भूमिका में काम करते हैं, और अगर उनका वो सम्मान ही नहीं रख सकते तो उन्हें अपने पद पर भी रहना कोई अधिकार नहीं है। वो अपने पद से ही अगर वो सत्ता के नशे में इतना घमंड रहते हैं, उन्हें जो है नगर का पत्रकार है वो हर की घड़ी में नगर की समस्याओं को उठाते हैं, नगर की समस्याओं का निराकरण कराने का काम करते हैं, उचित प्लेटफार्म का उन्हें रखते हैं। पत्रकार किसी का कोई नौकरी नहीं करता, पत्रकार किसी का प्रसोट नहीं करता, कि पत्रकार एक सम्मानपूर्वक अपनी ड्यूटी का निर्वहन करता है। जो दायित्व वो समाज के लिए स्वयं निर्धारित करता है उसका वो निर्वहन करता है, और उसके निर्वहन के दौरान अगर कोई उसके साथ अप्रिय घटना हो जाती है तो यहाँ कारण यह है कि उसकी सुरक्षा को लेकर, उसके परिवार की देखभाल को लेकर भी कोई विशेष प्रयास नहीं है सरकार में। तो हमारी मांग भी है कि पत्रकारों के लिए इस तरह के प्रयास भी होने चाहिए। अभी एक मामला आया था सीतापुर में पत्रकार, राष्ट्रीय अखबार पत्रकार है, उनकी माफियाओं द्वारा हत्या करा दी गई है। उनका परिवार को लेकर बहुत संकट है, अब उनका लालन पालन कैसे हो। तो हमने राष्ट्रपति महोदय का विज्ञापन दिया है कि भाई पत्रकार के सुरक्षा और उनके परिवार को लेकर इस तरह के प्रयास होने चाहिए कि भाई उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बात की जाए 3 तारीख को जो एक ने हमारे पत्रकार साथियों ने धक्का मुक्की की थी, उसके बाद जो है मेयर के उसमें जो हमारा चल रहा था, मेयर साहब ने उसमें माफी मांग ली है अपनी, क्योंकि उसने अपनी गलती माननी की है। उसने माना कि मेरी गलती थी, उसने गलती मान ली है। लेकिन प्रदीप बत्रा जो विधायक है सत्ता के नशे में इस प्रकार से चूर हो चुका है, अपनी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। एक झूठी अफवाह फैला रखी है कि मेरा कंप्रोमाइज पत्रकारों के साथ हो गया। किसी पत्रकार के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ है और नहीं होगा। इतना सार्वजनिक स्थान पर आकर माफी नहीं मांगेगा, इतना हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। 2027 तो माफी नहीं मांगेगा, इतना हमारा कोई समझौता नहीं होगा। मेरे पास जो है पत्रकार यूनियन द्वारा जो है 2 ज्ञापन उपलब्ध करवाए गए हैं। एक तो
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जो है एक राष्ट्रीय समाचार के जो है पत्रकार की निर्मम हत्या हुई है। उसके संबंध में जो है पत्रकार यूनियन द्वारा यह मांग की जा रही है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय को उचित माध्यम के द्वारा जो है यह ज्ञापन प्रेषित करके पत्रकारों की सुरक्षा से संबंधित जो भी चुनौतियां उससे अवगत कराया जाए और पत्रकारों की सुरक्षा से संबंधित जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं संबंधित अधिकारियों को संबंधित विभाग को प्रेषित कराया जाए। इसके साथ साथ अभी पिछले कई दिनों से जो है एक काफी चर्चा में है जो नगर निगम में जो भी घटनाएं हुई हैं उसके संबंध में जो पत्रकार यूनियन का जो भी विरोध आपत्ति है या आक्रोश है उसके संबंध में भी ज्ञापन कराया गया है। मंडल मुख्यालय पौड़ी में कमिश्नर के स्थायी तौर पर न बैठने को लेकर कांग्रेस ने कमिश्नरी पौड़ी परिसर में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के धोखाधड़ी कर प्रदर्शन में जनता की गाड़ी कमाई को ठगने के मामले पर विरोध जताया। इस मौके पर उन्होंने शासन से LUCC सोसाइटी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि यहां मंडल मुख्यालय में कमिश्नरी केवल नाम की रह गई है, देहरादून से ही सारे काम संपादित हो रहे हैं। ऐसे में स्थानीय स्तर पर कमिश्नरी से समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसका असर बाकी अधिकारियों की कार्यशैली पर भी देखने को मिल रहा है। आप सब जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों से एक LUCC नाम की कंपनी सहकारिता में रजिस्ट्रेशन करने के बाद उत्तराखंड में बैंकिंग कारोबार करने लगी। पहले तो ये बात है कि एक कृषि समिति के रूप में रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव समिति बैंकिंग कारोबार कैसे कर पा रही है, और उसके बाद सरकार के पास ये सूचना होनी चाहिए थी कि इस प्रकार के अनैतिक कारोबार से हो सकता है कि लोगों को कहीं ठगा न जाए, लेकिन सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ नहीं देखा। और आज जब हजारों की लाखों की संख्या में हमारे भाई बंद सब ठगे गए हैं तो हमने सोचा कि इनकी आवाज उठाई जाए। लोगों ने पहले कोशिश की, मंत्री से मिले, सहकारिता मंत्री से मिले, समाधानकारक जवाब नहीं मिला। तो हमें यह अंदेशा है कि सहकारिता विभाग के अंतर्गत ये बात है तो सहकारिता मंत्री जी का भी इसमें कहीं ना कहीं कुछ रोल होगा निश्चित रूप में। उनके मर्जी के बिना ये काम नहीं चल रहा था, इसलिए सहकारिता मंत्री जी की भूमिका की भी इस प्रकरण में जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से मांग है कि हमारे इन बहनों के साथ जो भी ठगी गई है उनके साथ न्याय हो। पूरे उत्तराखंड में ठगी हुई है, व्यापक रूप में ठगी हुई है। वो दुबई जो व्यक्ति है चला गया, वो दुबई गया, जमीन के नीचे गया। ये सरकार है, उसको लाए, उसको दंडित करे और इन लोगों का पैसा इनको वापस दिलाए। बिल्कुल भाई, इस पे सरकार ने अभी जनता को कोई आश्वासन नहीं दिया और बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस मामले में सबसे ज़्यादा महिलाओं को ठगा गया है। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, दूसरी तरफ सरकार ने महिलाओं को सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन हम सरकार को भी अल्टीमेट देते हैं कि यदि 2 महीने के अंदर अंदर आप लोगों ने इन लोगों का पैसा वापस नहीं दिया तो यह उग्र आंदोलन होगा। और फिर सरकार को भी समझना होगा कि महिलाएं अब भोली भाली नहीं रही। तुम लोगों ने ठग दिया महिलाओं को, लेकिन हम इसमें ठोस कदम उठाएंगे भाई। और 20 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने वाले हैं। ये मैं अभी DM साहब से ये लेटर भी दे के आ रही हूँ कि 20 मार्च से हम लोग विभिन्न मुद्दों पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन एवरी गांव में, एवरी शहर में और सब जिले में बैठने के लिए तैयार हैं। और सरकार अब सुनिश्चित करे कि उन्हें अपने घोटालेबाज पसंद हैं या फिर नागरिकों की पीड़ा। ये ज्ञापन कांग्रेस पार्टी के माध्यम से और जो हमारी महिला हैं उनके माध्यम से ज्ञापन दिया गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय आयुक्त महोदय हेतु दिया गया है। ये ज्ञापन उन महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा ताकि इस मामले का शीघ्र निस्तारण किया जा सके। जी हाँ, वो आयुक्त महोदय के लिए है, जो महोदय के समक्ष रखा जाएगा ताकि इस मामले का शीघ्र से जाँच करके इसकी कार्रवाई कर सकें। सर, हमें इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि हमारी ये बातें नहीं सुन रहे हैं और हमें 3-6 महीने हो चुके हैं, मतलब 6 महीने के लगभग हमारे कोई नहीं हो पा रहा है और हमारे पैसे इसमें LUCC में फंस रखे हैं। इस वजह से हमें यहाँ आज न्यायालय कार्यालय में आना पड़ रहा है। मान रहे हैं क्योंकि थोड़ा वो हमें ये मिला था कि 25 जनवरी तक आपका मामला सुलझ जाएगा, परंतु मामला नहीं सुलझा तो इस वजह से हमें पौड़ी पुलिस अधीक्षक में वो करना पड़ा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।
है।